हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। तो लास्ट क्लास में सबसे पहले जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क में मैंने आपको बोला था आपको फाइंड आउट करना था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशंस, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था, एनर्जी E इज इक्वल्स टू 3/2 kT, जहाँ पे K क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T क्या है आपका टेम्परेचर है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया था कि जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी चीजों को हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, ठीक है। K की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है तो सिर्फ K को एक तरफ रखेंगे और बाकी जो टर्म्स है 3/2 और T इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2/3E और टेम्परेचर नीचे आके हो जाएगा कैपिटल में T, ठीक है। अब देखो जब हमें डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि हमें K की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, तो ये जो 2/3 है ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये K की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होगी, आपकी एनर्जी की डायमेंशन अपॉन टेम्परेचर की डायमेंशन की, ठीक है। अब एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन होती है आपकी m1 L2 T-2, ठीक है। और यहाँ पे ये कैपिटल T, अब गलती कहाँ हो जाती है, यहाँ हम लेते हैं T, ठीक है। ये क्या चीज डिनोट कर रहा है, टाइम को, ठीक है, टाइम को डिनोट कर रहा है ये T। और यहाँ पे भी कैपिटल T होता है तो हमें ध्यान ही नहीं रहता कि ये कैपिटल T एक्चुअल में क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। और ये कैपिटल T क्या है, ये आपकी टाइम की डायमेंशन है। तो यहाँ पे बहुत कई बार काफी सारे बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कैपिटल T की जगह थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, या फिर डायरेक्टली आप टेम्परेचर लिख लो, मतलब T लिखने की जगह कोई और टर्म्स आप यूज कर लो। तो अब टेम्परेचर के लिए हम डायमेंशन क्या यूज करते हैं, K, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी K। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो क्या आ गई, ये तो एज इट इज हो गया आपका m1 L2 T-2 और ये K ऊपर आ जाएगा, तो K ऊपर आके इसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी -1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की भी डायमेंशन, ठीक है। गलती का जो स्कोप है, कहाँ गलती हो सकती है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलो अब हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। भाई हमने पढ़ लिया कि डायमेंशंस क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, पर करना ही क्यों है डायमेंशंस को फाइंड आउट, क्या यूज है डायमेंशंस को, क्यों निकाल रहे हैं हम ये सब कुछ। तो देखो पहला जो यूज होता है आपका, जो पहली एप्लीकेशन है डायमेंशंस की, वो ये है कि ये करेक्टनेस बताती है आपकी इक्वेशन को, टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ठीक है। कैसे करेक्टनेस बताती है, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो होनी चाहिए किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। मतलब कि सेम टाइप की क्वांटिटी को ही आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है आपका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी can be added or subtracted, ठीक है। मतलब कि जो सेम टाइप की क्वांटिटीज है सिर्फ वो ही ऐड हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। अब क्या मतलब हुआ इसका, देखो 1 kg शुगर है, ठीक है। मान लो कंटेनर में 1 kg शुगर थी, अब हमने उसमें 2 kg शुगर और मिक्स कर दी, ठीक है। तो हमने 2 kg शुगर और मिक्स कर दी, तो दोनों मिलाकर हमको कितनी टोटल शुगर हो गई, 3 kg शुगर, ठीक है। अब ये क्या है, ये है आपका मास, केजीज में हम मेजर कर रहे हैं शुगर को, ये भी क्या है आपका मास है। और सेम टाइप की क्वांटिटीज ऐड हो रही है, यानी कि मास ही ऐड हो सकता है मास में, और वो दोनों मिला के आपको क्या दे रहे हैं, मास दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इसकी डायमेंशन है
वही डायमेंशन है आपकी इसकी और वही डायमेंशन होगी आपकी इसकी, ठीक है। तो कोई भी एक इक्वेशन आपको लिखी हुई है, जैसे मान लो कि x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि a और b ऐड होकर आपको क्या दे रहे हैं, x दे रहे हैं। तो a और b कब ऐड हो सकते हैं, जब a जो टाइप की क्वांटिटी है वही b टाइप की क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए, ये अगर मास है तो b भी मास होना चाहिए, ठीक है। a अगर एक्सेलरेशन है तो b भी क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए। मतलब सेम टाइप की जो क्वांटिटीज है वो आपस में ऐड हो सकती हैं। अब भाई वेलोसिटी ऐड होके भी तो आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। मास आपस में ऐड होके आपको क्या देगा, मास देगा। एक्सेलरेशन आपस में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। मतलब कि जो भी एक इक्वेशन आपको अगर लिखी हुई है x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो वो उसका मतलब क्या है कि जो x की डायमेंशन है वही आपकी a की डायमेंशन होगी और वही आपकी b की भी डायमेंशन होनी चाहिए। यही रूल है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। जैसे कि एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है जो हम हमारी क्लास 9th में भी पढ़ते हैं, मोशन की इक्वेशंस, ठीक है। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पे v क्या है, आपकी वेलोसिटी है, u क्या है, ये भी एक वेलोसिटी है, a है आपका एक्सेलरेशन और t है आपका टाइम, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये इक्वेशन सही है डायमेंशंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो v क्या है, आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है आपका एल टी माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू u क्या है, एक वेलोसिटी है और इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 1, ठीक है, प्लस अब देखो ए टी अगर ऐड हो रहा है u से तो ए टी भी क्या होना चाहिए, ए टी एक ऐसी टर्म होनी चाहिए जो आपस में एक्सेलरेशन टाइम से मल्टीप्लाई होकर आपको क्या मिलना चाहिए, वेलोसिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तभी, क्योंकि ये अगर वेलोसिटी होगी तभी ये u में ऐड हो सकती है, ठीक है। यही कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि दो टाइप की क्वांटिटीज को ही हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कभी ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 2 मीटर पर सेकंड में हमने ऐड कर दिया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि हम 2 kg शुगर है उसमें हमने मिक्स कर दिया 3 मीटर, नहीं हो सकता। 3 kg में 3 मीटर्स ऐड नहीं हो सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। दोनों की टाइप ही अलग है, एक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा आपकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो दो चीजें अगर आपस में ऐड हो रही हैं या वो सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इसका मतलब उनकी डायमेंशन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे u प्लस ए टी दोनों ऐड हो रहा है तो इसका मतलब जो u है उसकी डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, ए टी के बराबर होनी चाहिए। और ये दोनों ऐड कर होके आपको क्या दे रहे हैं, v दे रहे हैं, तो इन दो इसकी जो डायमेंशन है वो v के भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन है उसमें जो भी टर्म्स आपस में ऐड हो रही होती है उनकी डायमेंशन सेम होती है। तो हमने देख लिया वेलोसिटी की यहाँ पे डायमेंशन एल टी माइनस 1 है, u की डायमेंशन भी क्या है, एल टी माइनस 1। अब हम चेक करते हैं क्या ए टी की डायमेंशन भी आपकी क्या होनी चाहिए, एल टी माइनस 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ए क्या है आपका एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 2 होती है और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है आपका टी माइनस टी, ठीक है। अब ये दोनों मिला के आपको क्या दे देंगे, देखो ये तो हो गया आपका एल टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एल टी माइनस 1। अब देखो प्लस में ये एल टी माइनस 2 है और ये टी 1 है, तो ये दोनों ऐड होकर आपको क्या दे देंगे, ये दोनों ऐड होकर आपको दे देंगे एल टी माइनस 1। तो देखो यहाँ पे इसकी भी डायमेंशन क्या आ गई, एल टी माइनस 1 और इस वाली टर्म की भी डायमेंशन क्या आ गई, एल टी माइनस 1 और दोनों ऐड होके भी आपको क्या दे रहे हैं, एल टी माइनस 1। यानी कि ये डायमेंशनली ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो कोई भी इक्वेशन अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में और आपसे पूछा जा रहा है कि डायमेंशनली क्या ये इक्वेशन करेक्ट है, तो आप उसको बता सकते हो उसकी डायमेंशंस को चेक करके, ठीक है। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं इस पार्ट से वो देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जैसे आपको एक इक्वेशन गिवन है कि a इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी टी, ठीक है, जहां पे x क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, और t क्या है आपका टाइम है।
तो आपको फाइंड आउट करना है, और ए क्या है यहाँ पे, ए है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपको ए की डायमेंशन और बी की डायमेंशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें जनरेट होते हैं। अब देखो हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा कि सेम टाइप की क्वांटिटीज ही आपस में ऐड हो सकती हैं, और वो दोनों ऐड होके भी आपको उसी टाइप की क्वांटिटी देती है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर ये ए एक्स किससे ऐड हो रहा है, बी टी के साथ, तो ए एक्स की जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, आपके बी टी के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और ये दोनों ऐड होके आपको क्या दे रहे हैं, एक्सेलरेशन दे रहे हैं। तो यानी कि इन दोनों की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, एक्सेलरेशन के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक एक्स की डायमेंशन किसके बराबर होगी, एक्सेलरेशन के बराबर होगी, ठीक है। तो ए की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। एक्स क्या है आपकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है आपकी एल, इज इक्वल्स टू ए क्या है आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है L1 t माइनस 2, ठीक है। अब ये L है, ये इधर आ जाएगा तो L से L चला जाएगा, तो यहाँ से A की जो डायमेंशन है वो क्या आ गई आपके पास, वो आ गई यहाँ से आपके पास t माइनस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी टी किसके बराबर होगा, इसकी डायमेंशन भी A के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर जो बी टी है उसकी डायमेंशन भी किसके बराबर होगी, आपकी एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है। तो बी की डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है, तो बी को अपन एज इट इज लिख लेंगे। टी क्या है, टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होती है टी, इज इक्वल्स टू ए क्या है आपका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है L1 t माइनस 2, ठीक है। बी की डायमेंशन निकालनी है तो इसको हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे और टी को नीचे पहुँचा देंगे। तो ये हो गया L1 t माइनस 2 अपॉन टी, ठीक है। अब ये टी ऊपर आएगा तो इसमें पावर ऐड हो जाएगी। तो जो b है उसकी डायमेंशन आपके पास क्या आ गई, L1 t माइनस 3, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। बहुत सिंपल सा मेथड होता है, इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और करेंगे हम इसी एप्लीकेशन के ऊपर। क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल्स टू है आपका अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है, जहां पे y क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है जो अल्फा है उसकी डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में इस पार्ट से। तो देखो ये y जो है वो किसके बराबर है, अल्फा टी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे जो y की डायमेंशन है वो किसके बराबर होगी, आपके अल्फा टी स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। तो y क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है आपकी l होती है, इज इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे अल्फा, ठीक है। t क्या है आपका टाइम, और उसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, t की पावर 2। अब अल्फा की डायमेंशन निकालनी है तो अल्फा को एक तरफ लिखेंगे और टी स्क्वायर को नीचे भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका L डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऊपर ले आते हैं तो ये हो जाएगा L टी की पावर माइनस 2, ठीक है। ये डिनोमिनेटर से ऊपर आएगा तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो अल्फा का जो डायमेंशन है वो कितना हो गया आपका एल टी माइनस 2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ, आप उसको सॉल्व करना, ट्राई करना, और आंसर आ जाए तो कमेंट्स में लिखकर आप मुझे बता सकते। ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ ये PYQ का क्वेश्चन है, ट्राई करना सॉल्व करने का, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। V इज इक्वल्स टू है आपका AT प्लस B अपॉन T प्लस C, ठीक है, जहां पर v क्या है आपकी वेलोसिटी है, t आपका टाइम है, ठीक है। आपको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ b एंड डायमेंशन ऑफ c, ठीक है। ये PYQ में लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ये आप ट्राई करना खुद से सॉल्व करने के लिए, नहीं होगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस पार्ट से, वो पार्ट पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें आपको बिल्कुल भी अपनी क्लास को मिस नहीं करना है, वो थोड़ा लंबा है, लेंदी पार्ट है, इसलिए मैं इस लेक्चर में उसको कवर नहीं करूँगी, ठीक है।
इस लेक्चर में मैं दूसरा पार्ट कवर कर लेते हैं। एक और जो इसका मेथड होता है और वो ये होता है कि डायमेंशंस का और काम क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। बहुत ही लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मुश्किल से इसमें बात चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है, पर पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में है। तो ये है आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब है कि कोई भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी, उसको मेजर करने की अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि कोई कहीं किसी सिस्टम में 1 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो वही चीज़ क्या हो जाएगा, आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर जो लेंथ है ना, वो किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो चेंज हो गई। यूनिट चेंज होने के साथ ही जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी चेंज हो गई। जब हम मीटर में मेजर कर रहे थे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 थी, जब हमने सेंटीमीटर में मेजर किया तो यही न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। जब हम इसको मिलीमीटर में मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगी, 1 मीटर बराबर कितना हो जाता है, 10 की पावर 3 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मिलीमीटर और भी छोटी यूनिट है तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो और बड़ी हो गई, ठीक है। लेकिन जब आप इसको स्केल से मेजर करोगे तो जितना क्वांटिटी 1 मीटर है उतनी ही क्वांटिटी 100 सेंटीमीटर है और उतनी ही क्वांटिटी 1000 मिलीमीटर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यूनिट्स चेंज हो जाती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है, लेकिन वो वैल्यूज हमेशा सेम रहती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 1 kg की बात करूं, 1 kg आलू हम मेजर कर रहे थे, ठीक है, तो 1 kg आलू या फिर 1000 ग्राम आलू। तो भाई अगर 1 kg आलू में मान लो कि 10 आलू आ गए तो 1000 ग्राम आलू में भी 10 आलू ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 kg इज इक्वल्स टू क्या है, 1000 ग्राम है। तो जितनी क्वांटिटी ये है उतनी ही क्वांटिटी ये है, बस हमने यूनिट्स चेंज कर दी। यहाँ पे हम kg ले रहे हैं, यहाँ हम ग्राम ले रहे हैं, ठीक है। तो जब हम kg लेते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ अलग है, जब हमने ग्राम लिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है। तो इसका मतलब कि जब हम यूनिट्स चेंज कर देते हैं तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, लेकिन वैल्यू मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 तरीके से बताते हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक उसकी यूनिट होती है, ठीक है। किसी एक सिस्टम में वो है N1U1, उसको अगर हमने दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, आपकी N2U2 हो जाएगी, ठीक है। जैसे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1, यूनिट क्या है मीटर, वो किसके बराबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है 100 और सेकंड यूनिट क्या है आपकी सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि आपको कोई एक वैल्यू दे दी, जैसे कि आपको बोला गया है 1 न्यूटन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब CGS 1 न्यूटन का क्या मतलब होता है, 1 न्यूटन मतलब होता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। CGS में कुछ तो न्यूमेरिकल, भाई अगर हमने यहाँ kg को हम ग्राम में चेंज करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज होगा, ठीक है। हमें पता है न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है जब यूनिट चेंज होती है, तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी N2, ठीक है। अब CGS में kg की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, ग्राम यूज़ करते हैं, मीटर की जगह हम सेंटीमीटर यूज़ करते हैं और सेकेंड की जगह तो हम सेकेंड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है न्यूमेरिकल वैल्यू N2 क्या होगा, तो हमें N2 फाइंड आउट करना है। तो बस N2 को एक तरफ रखेंगे, बाकी चीज़ों को दूसरी साइड भेज देंगे, ठीक है। तो ये 1 का 1 ही रहा, इंटू kg इंटू मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली जो पूरी यूनिट है वो इधर आके मल्टीप्लाई होगी, तो ये सेकेंड तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ गया आपका, ग्राम इंटू सेंटीमीटर। अब देखो वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें यहाँ पे काटापीटी करनी पड़ेगी, पर काटापीटी करेंगे कैसे, यहाँ तो kg है और यहाँ ग्राम है, तो यहाँ भी हमें ग्राम लाना पड़ेगा, यहाँ हमें सेंटीमीटर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो N2 क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 10 की पावर 3 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, अपॉन में क्या है ग्राम है,
इंटू सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, ठीक है। तो N2 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी आ गई, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, बेस सेम है 10 10, पावर क्या है 3 है, एक पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 5। तो इसका मतलब जब आप 1 न्यूटन को CGS में कन्वर्ट करोगे तो वो वैल्यू क्या होगी 10 की पावर 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें यूनिट चेंज हो गई तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस पार्ट से इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली नहीं आता है ये पार्ट, बट हमें वैल्यूज को कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि अगर बाय चांस क्वेश्चन अपेयर हो गया तो हमें पता होना चाहिए कि उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम इसमें पढ़ने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, कि दो क्वांटिटीज के बीच में हम रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, ठीक है। तो इस क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पार्ट में से आते हैं, ठीक है। जो होमवर्क मैंने आपको दिया था आप उसको सॉल्व करिएगा। अगर उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताना उसका आपका आंसर क्या आया, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।